तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट 50 बहु ऐसा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि आपके परीक्षा में आना ही आना है। यानी 50 को ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एकदम लाया गया है और आप लोग का परीक्षा एकदम नज़दीक आया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ये ब्रह्मास्त्र के समान है। तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाबू प्रयाग देवनाथ, आप लोग का पहला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आप लोग देखिए, पहली बात कि यदि आप लोगों को पहले पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पहले बताएंगे, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। कौन सा हो जाएगा? हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था मेरे भाई हरिसेन नाम था। क्या नाम था? हरिसेन। नेक्स्ट नंबर, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? बाबू पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई ये कहा जाता है किसान को। किसको कहा जाता है? किसान और जमींदार को, किसान और मजदूर को कहा जाता है, ठीक है। तो किसान इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था मेरे भाई? तो आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था ये था 375 से 415 ईस्वी तक चला था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? देखिए ऐसा ही सवाल अभी जस्ट। प्रभावती गुप्त जो थी वो विक्रमादित्य की ही पुत्री थी। आई मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त द्वितीय को आप लोग पता होना चाहिए, उपाधि मिला था विक्रमादित्य की, उन्हीं की पुत्री थी। नेक्स्ट है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? बाबू चीन के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था कॉन्फ्यूशियस। क्या नाम था? कॉन्फ्यूशियस। इसका राइट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। आप लोग मार लीजिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट नंबर, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? भाई ऋग्वेद में, ऋग्वेद के नाम सुने ना, वेद तो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पुराण 18 को होते हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। तो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की जाती है मेरे भाई? तो अग्नि को भी की जाती है, इंद्र को भी की जाती है, सोम देवता का भी पूजा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कौन सा? इनमें सभी। नेक्स्ट मेरे भाई, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? बाबू तक्षशिला आप लोग पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पर 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद आता था तक्षशिला। और तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो था गंधार की, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मेरे भाई अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आप लोग बताया गया था जब पढ़ाई हो रहा था तो अशोक सम्राट के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इसका आंसर बी। जेम्स प्रिंसेप लगाए थे अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? लो, गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक जरूर, क्योंकि हम लोग बचपन से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जान लीजिए। ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन नंबर बी है गौतम, ऑप्शन नंबर सी है आनंद और डी है सिद्धार्थ। आप लोग ऑप्शन में, इसको आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप ऑप्शन में इसका जरूर, ये कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? बाबू सांची स्तूप की खोज कब की गई थी? तो ये हुआ था 1818 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई सांची स्तूप? आप लोग नाम सुने ना, जो 200 रुपए के नोट पर आता है सांची का स्तूप, देख लीजिएगा। तो सांची का स्तूप की खोज कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। 200 के नोट निकालिए, देखिए चुपचाप। नेक्स्ट मेरे भाई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बाबू बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए ये आप लोग प्रश्न पूछने वाले नहीं है, ये परीक्षा में बहुत बार आ भी गया है और इसका आंसर हम बताएं भैया। कई बार गौतम बुद्ध को देखने के लिए हम लोग बोध गया गए हैं। तो कहाँ पर हुआ था बाबू? बोध गया में, वो बट वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, सॉरी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी, इसका राइट आंसर महावीर स्वामी। बाबू जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो बाबू अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा कौन से? फारसी। अलबरूनी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। अलबरूनी, अ से अलबरूनी,
अरबी में लिखे थे, ठीक है, अरबी में। नेक्स्ट में भाई, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? बाबू इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी, काजी का होता है न्यायाधीश, नियुक्त किया था? तो इसका नाम था, याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी मेरे भाई। नेक्स्ट मेरे भाई, आप लोग अगर ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका 50 में 50 सब्जेक्ट आप सही मार सकते हैं। 5 को सेट स्टूडेंट, 5 को सेट आप लोग के लिए इतिहास का लाया गया, हिस्ट्री का 250 को प्रश्नों का संग्रह है। बात समझ में? आप इसको इतना दबा कर इसको 5 बार 10 बार देखिए, आपको परीक्षा में नहीं लड़ेगा तो हमसे आगे डायरेक्ट बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका बताया गया एक भी सवाल नहीं लड़ा है। भाई एकदम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप पढ़ के जाते हैं इसको, तो बहुत ऐसे सवाल हैं जो लड़ जाएंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसको समझ रहे चूज करने के बाद बनाया गया है मेरे भाई। इसलिए आप अच्छे से देखिए, ढंग से पढ़िए और बिहार बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाइए। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गए? तो ये बाबू एक नाम थे वर्नर मनुची, जिनका नाम था मनुची। तो ये मनुची जो है वो आए थे यूरोप से यात्रा में, कहाँ पर? भारत में, और आने के बाद यहीं पर बस गए थे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तांत्रिक पूजा होता है ना, हिम ग्रीम चामुंडाय देवाय नमः, तो जो भी हो, तो तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है मेरे भाई? देवियों की जाती है। तांत्रिक पूजा में देखिएगा देवियों की पूजा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो पता है ना चाहिए कि बाबू इसमें से अंडाल जो थी, अंडाल आप लोग दक्षिणी भारत के एक वैष्णव संप्रदाय के क्या थी? संत थी अंडाल। और ये अंडाल जो है ये अलवार संत थी। अलवार का मतलब होता है विष्णु जी को जो पूजा करते हैं लोग। नयनार मतलब शंकर जी, याद रखिएगा। किस देश में से आए हुए मुसलमान को ताजिक कहा जाता है? तो किस देश से आए हुए मुसलमान को ताजिक कहा जाता है? तो याद रहिएगा तुर्की। तुर्की से आए हुए मुसलमानों को क्या कहा जाता है? ताजिक कहा जाता है, तुर्की ताजिक। नेक्स्ट मेरे भाई, खालसा वंश के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया है? तो भाई खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन जो किए हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर डी मेरे भाई। आप ढंग से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, और आप लोग का परीक्षा भाई कितना नजदीक है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मेरे भाई, कर्नाटक में बीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? तो भाई कर्नाटक में बीरशैव परंपरा का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था मेरे भाई? 12वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट मेरे भाई, ढंग से अच्छे से, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने बाबू विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, और संगम वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट मेरे भाई, ढंग से पढ़ लिया अगर अच्छे से, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो भाई गुरु अंगद को बनाया था। किसको? गुरु अंगद को बनाए थे, ठीक है, संत गुरु नानक जी। याद रहे 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था गुरु नानक जी को, तलवंडी, जो कि अब चला गया पाकिस्तान में। नेक्स्ट में भाई, सुल्लू राजवंश का शासनकाल क्या था? तो भाई सुल्लू वंश का शासनकाल था वो था 1485 से 1505 ईस्वी तक। याद रहेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1485 से 1505 ईस्वी तक। नेक्स्ट मेरे भाई, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? भाई बताइए, गुरु साहिब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया होगा? जो अंतिम तीर्थंकर होंगे, आपको पता होना चाहिए, अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है मेरे भाई, ढंग से अच्छे से। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? तो मेरे भाई अब्दुल रजाक जो था वो किस देश का राजदूत था? तो इसका नाम है फारस के था। याद रहेगा, अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? फारस का था। नेक्स्ट मेरे भाई, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो बाबू ए में है नरपति, बी में है राय, और सी में है ए और बी, दोनों बड़ा कंफ्यूज है। तो बाबू इनमें ना याद रहेगा सी होगा, इसलिए सी होगा क्योंकि विजयनगर के राजाओं को नरपति यानी लोगों को स्वामी, और राय यानी कि दोनों कहा जाता है, ए और बी, यानी कि इसका राइट आंसर सी, नरपति और राय दोनों कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को। ठीक है, अनमुक्त माल समझेगा, अमुक्त माल लेवत
किसने लिखा? तो बाबू अमुक्तमाल्यद किसने लिखा? तो उसका आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। अमुक्तमाल्यद किसने लिखा है? कृष्णदेवराय। ये एक प्रकार की, याद रखिएगा, साहित्य है, रचना है, जो कि दक्षिणी भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट मेरे भाई, अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा जो है 3 खंडों में, आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 खंडों में विभाजित किया गया है। और पहला खंड में उनके पूर्वजों के बारे में वर्णन है, और दूसरा में उनके अकबर के शासन के बारे में वर्णन किया गया है, तीसरा में आईने अकबरी है, आप लोग पता होना चाहिए। तो अकबरनामा किसने खंडों में विभाजित है? 3। पहला में उनके पूर्वजों के बारे में वर्णन है, दूसरा में क्या है मेरे भाई? तो दूसरा में याद रहेगा उनके शासनकाल के बारे में वर्णन है, और तीसरा में याद रहेगा, तीसरा में जो खंड है आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी होता है, आईने अकबरी, याद रखिएगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। 3 खंडों में विभाजित किया गया है। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो बाबू जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाए नगदी फसल। और नगदी फसलें क्या है? जिन्स ए कामिल का मतलब क्या होता है? जिन्स ए कामिल का मतलब होता है कि वैसी फसलें जिसमें जो मुगल अधिक से अधिक व्यापार कर सकते थे। तो याद रहेगा, ये आईने कामिल उसी फसल को कहते थे जिससे वो व्यापार पैसा कमाते थे। यानी कि वो आईने अकबरी जो समझ, जिनसे एक कामिल जो है उसमें शामिल थे गन्ना और सूती वस्त्र, कपास। याद रहेगा, 2 चीज जो थे उन नकदी फसल थे, और नकदी फसल को हुई जिन्स एक दोनों कामिल फसल कहा गया है। नेक्स्ट मेरे भाई, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया था? तो भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू याद रहेगा पुर्तगालियों ने लेकर आया था, और जो कि आज के समय में वो लैटिन अमेरिका में चला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट मेरे भाई, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बाबू बादशाहनामा लिखने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। आप इसको पढ़े थे, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो बादशाहनामा इसी को पातशाहनामा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुजुक, तो तुजुक ए बाबरी की रचना जो है तुर्की भाषा में किया गया है, और इसलिए आप लोग पता होना चाहिए बाबर का जन्म भी जो हुआ था वो तुर्की में हुआ था, इसलिए तुर्की भाषा में ही किया गया है। देखिए नेक्स्ट, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो आपको पता होना चाहिए 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1556, तो जो भी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रहेगा। नेक्स्ट मेरे भाई, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ जो है वो किसकी कृति है बाबू? तो है बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम सुने होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और उसी में बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो ऐसे मतलब का एक लिखने वाले थे कि उन्हीं के नारा पर लोग वंदे मातरम इसी में आनंद मठ में ही संकलित है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं वंदे मातरम। आप लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसका बहुत ज़्यादा नारे का प्रयोग किया गया था, और आज भी प्रयोग किया जाता है, वंदे मातरम। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो बाबू सूर्यास्त कानून जो था जमींदार लोगों पर लागू था। ये सूर्यास्त कानून का मतलब होता है कि जमींदार लोग सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद वो किसी व्यक्ति पर टैक्स का जाकर दबदबा नहीं दिखा पाते थे, जमींदार पर लागू हुआ था सूर्यास्त कानून, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे भाई, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वो हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई? 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट रुक जाइए 1 मिनट, 2 हो गया क्या? हाँ, बहादुर शाह जफर ने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व, सॉरी यहाँ पर 1897 नहीं 1857 होगा, याद रहेगा। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? तो याद रहिए आप लोग का मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी में विद्रोह छिड़ गया था। लेकिन याद रहेगा जो मेरठ से जो सैनिक हैं वो 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे थे, और वहां पर जाकर बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने बोले थे कि आप ही राजा रहिए, आप ही इस स्वतंत्रता संग्राम का क्या करिए, आप ही मतलब क्या करिए, इसका
नेतृत्व कीजिए। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? 11 मई 1857 ईस्वी को। आप लोग 1857 क्रांति पढ़ाया गया है बहुत ढंग से, मस्ती से एकदम। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध पर अधिकार कब कर लिया था? चाहे कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब कर लिया था? तो मेरे भाई 1856 ईस्वी में। आप लोग पता होना चाहिए कि वहां पर क्या किया कि झूठा आरोप लगाकर जो वहाँ के राजा थे वहां पर जाकर आके ग्रहण कर लिया था। कब? 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने। नेक्स्ट मेरे भाई, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो बाबू आपको पता होना चाहिए, नाना साहब को तो नहीं लटकाया गया था, कुंवर सिंह को भी नहीं लटकाया गया था, लक्ष्मीबाई को नहीं, तो वीरगति प्राप्त हुई थी। तो तात्या टोपे, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तात्या टोपे को अंग्रेजों ने क्या किया था? फांसी पर लटका दिया था मेरे भाई। बहुत खराब इंसान है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये तो आप लोग कहने वाली है, आप लोग सब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि 1857 की तत्कालिक कारणों को लिखे। तो चर्बी वाला कारतूस आप लोग पता होना चाहिए। चर्बी वाला कारतूस क्या था आपको पता होना चाहिए कि पहले गोलियां था उसको दांत से खींचकर और उसको बंदूक भर कर तब चलाना पड़ता था, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था। तो चर्बी वाले कारतूस जो था 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था या तत्कालिक कारण था। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? मेरे भाई याद रहेगा, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास 1872 इसमें शुरू किया गया था, लेकिन 1881 में पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और ये लगातार हर 10 वर्षों पर किया जाता है। नेक्स्ट मेरे भाई, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, गुरु गुरु गुरु, ग से गुरु और ग से गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए ना, ग से गुरु और ग से गोखले, याद रहेगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने राजनीति के बारे में इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ था? इस 10वीं क्लास में पढ़े थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1916 में। अब ध्यान दीजिए इस सब बात को, छोटे छोटे बातों को ये थोड़ा घुमा फिरा के देता है। नेक्स्ट मेरे भाई, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1919 में, यानी 1919 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय की बात बोल रहा है कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? गांधी। याद रहे गांधी, इसलिए आ गया था आंधी। देखिए इधर, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, याद रहे कांग्रेस अधिवेशन ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर में हुआ था। कब, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन। आप लोग परीक्षा में भी 2 नंबर में आ जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बाबू गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बाबू? मार्च 1931 ईस्वी में। और मार्च 1931 ईस्वी में 11 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। और याद रहे आप लोग को, इसमें ही में रखा गया है कि ये बोले थे कि लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी बोले थे कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे सत्य और अहिंसा के साथ लड़ेंगे, आंदोलन करके आपको भगाएंगे, मार झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। और याद रहेगा जिसकी वजह से 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। और ये गांधी जी कुछ बोले भी नहीं थे, बोले थे कि हम लोग सत्य और अहिंसा से लड़ाई लड़ेंगे, मार झगड़ा नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो क्रांतिकारी थे, इसलिए ये गांधी चुप थे, क्योंकि इनको सत्य और अहिंसा के राह पर चलना था। तो ये मार्च 1931 में, यानी 11 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन समझौता हुआ था, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो हुआ था अगस्त 1932 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? अगस्त 1932 इसमें हुआ था पंच। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो पता होना चाहिए गांधी जी ने सन 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। मेरे भाई रुक जाइए, 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में जब 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो हमारा भारत तो प्रवासी दिवस मनाता है। और 1915 में आने के बाद अहमदाबाद में, कहाँ पर? अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और वहीं से पूरा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो हक की लड़ाई लड़ते रहे थे। नेक्स्ट मेरे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट मेरे भाई और लास्ट, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था मेरे भाई? तो याद रहेगा इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। यदि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे फालतू वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों।